वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमजीसीआई प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के थर्ड टेस्ट पेपर के बॉटनी पेपर के सॉल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि आईसीबीएन के नियमों के विरुद्ध इनमें से कौन है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि हाथ से लिखे वैज्ञानिक नामों को रेखांकित या अंडरलाइन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रजाति का एक वंश नाम और एक जाति संकेत पद होता है, ये भी सही है। वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और ये जो वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में हैं इनको लिखते हैं इटैलिक्स में। वंश नाम और जाति संकेत पद छोटे अक्षरों से शुरू होने चाहिए। बेटा यही स्टेटमेंट गलत है, हमसे गलत ही पूछा है, दैट इज ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब द्विपद नाम लिखा जाता है तो वंश का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, स्पीसीज का पहला भी स्मॉल, बाकी सारे लेटर भी स्मॉल होते हैं। तो दैट इज यहां हमारा आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 92, गण कुलों का संयोजन है, हमें सही कुल को पहचानना है। जैसे यहां कॉनवॉल्वुलेसी फैमिली, इसके साथ सोलेनेसी आ जाती तो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर बन जाता। फेलिडी और कैनिडी ये दोनों ऑर्डर कॉर्निवोरा की मेंबर हैं। दैट इज हमारा जो आंसर यहां रहेगा वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 93, मैच द कॉलम। यदि बात करें लवण रागी जो है वो लवण युक्त क्षेत्रों में मिलेंगे तो पहले का आंसर रहेगा 4। हालांकि हमारा आंसर आ चुका है क्योंकि मैच द कॉलम में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है ए जिसमें ए को 4 से मिलाया है। आप जब एक्चुअल नीट एग्जाम भी देने जाएंगे उसमें भी ऐसे बहुत से मैच द कॉलम आ जाते हैं जिनमें से किसी एक का आंसर पता करने पर ही कंप्लीट जो मैच द कॉलम की टेबल है उसका आंसर हमें मिल जाता है। तो यहां पर ए का आंसर रहेगा 4। थर्मो एसिडोफिल्स की बात करें तो ये गर्म क्षेत्रों में मिलते हैं 1। मैथेनोजन्स जो है वो जुगाली करने वाले जो प्राणी हैं उनके आंत में आमाशय में पाए जाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो जलीय वातावरण में मिलेंगे तो 4132 आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 94, केंद्रक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात खालिस्तान में बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों जो हमारी फंजाई है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य हैं उनमें एक्सोजीनस तरीके से, बहिर्जात तरीके से बीजाणु या स्पोर फॉर्म होते हैं। और जो हमारी बेसिडियोमाइसिटीज है उसका एक एग्जाम्पल है एगेरिकस। दैट इज आंसर रहेगा हमारा सी। दिए गए चित्र के लिए कितने कथन सही हैं? तो यहां देखें, ये हमारा युगलीना है जिसमें सेंट्रियोल भी मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहेंगे, 2 फ्लैजिला मौजूद हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, ये स्टेटमेंट गलत हो गई कि ये समुद्री जल में पाए जाते हैं अधिकांशतः, जबकि हम जानते हैं कि जो युगलिनोइड्स होते हैं वो मेनली स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। और युगलिनोइड के जो वर्णक हैं वो उच्च पादपों के वर्णकों के समान है। तो यहाँ टोटल 4 स्टेटमेंट सही हैं और एक गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी के लिए हमें कथन पहचानना है, कौन सा सही कौन सा गलत है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और 4 मेगास्पोर बनते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर गुरु बीजाणु धानी या मेगास्पोरेंजिया के अंदर बंद एक गुरु बीजाणु एक बहुकोश की फीमेल गैमेटोफाइट में विकसित हो जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया होती हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। और बहुकोश की जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी मेगास्पोर के अंदर ही पाया जाता है। उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सही हैं, तो हमारा आंसर यहां रहेगा डी। 97, टेरिडोफाइट्स का जो प्रोथैलस है, जिसे ये प्रोथैलस कह रहे हैं, एक्चुअल में वो हमारे टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट है। यदि बात करें पहली स्टेटमेंट तो इनने लिखा है कि ये डिप्लॉइड होता है, बट हम जानते हैं कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, तो पहला तो हो गया गलत। बी में लिखा है ठंडी, सूखी, छायादार, तो ठंडी और छायादार सही है,
बट सूखी यहां गलत हो जाएगा क्योंकि ये नमी युक्त स्थानों पर मिलते हैं, गीले स्थानों पर मिलते हैं। परिपक्व होने पर एंथ्रीरिडिया और आर्किगोनिया को धारण करेंगे, बिल्कुल सही है ये सी स्टेटमेंट। हैप्लॉइड हो सकते हैं, बेटा यदि ये ऐसा लिख देते कि ये हैप्लॉइड होते हैं तो सही हो जाता, क्योंकि गेमिटोफाइट हैप्लॉइड ही होता है। यहां इनने संभावना लिखी है कि हैप्लॉइड हो सकते हैं, और जब संभावना आई मतलब कहीं ना कहीं ये डिप्लॉइड को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो अगेन ये गलत हो गया और हमारा आंसर रहेगा यहां सी। निम्नलिखित 5 कथन को पढ़ें और सही कथनों वाला विकल्प पहचानें। तो मॉस और लाइकेन किसी नग्न चट्टान पर बसने वाले पहले जीव हैं, बिल्कुल सही है फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट सही हुआ, अब हमारा आंसर या तो रहने वाला है बी या आंसर रहेगा डी, क्योंकि इसमें ही फर्स्ट को दे रखा है। स्लेजिनेला एक होमोस्पोरस है, गलत हो गया, बिकॉज स्लेजिनेला एक विषम बीजाणुक है, हेट्रोस्पोरस स्पीसीज होती है। साइकस की प्रवाल मूल में माइकोराइजा होता है, नहीं भाई, साइकस की प्रवाल जो मूल है, कोरेलाइट जो रूट है, उसमें नाइट्रोजन स्त्रीकारी साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत हो गई है। तो जैसे ही सेकंड और थर्ड गलत हुआ, बेटा ना तो आंसर ए बी सी इनमें से कोई आंसर नहीं रहेगा, हमें आंसर अगेन पहले ही पता चल गया, आंसर रहेगा डी। बट ठीक है, अपन पूरा सॉल्व करें इसको। ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है और टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है। अनावृत बीजियों में नर व मादा गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानियों में उपस्थित रहता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो आंसर यहां हमारा रहने वाला है डी। थोड़ा सा आगे यहां से चलें हम, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अगतिशील बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक रूप से और अगतिशील युग्मकों द्वारा लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे देखें। इस वर्ग में लैंगिक प्रजनन ओनली यूगेमस है, केवल यूगेमस पाया जाता है रोडोफाइसी में। आओ और स्टेटमेंट देखें। सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, पॉरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम। अब तो कंफर्म ही हो गया कि ये जो मेंबर है, ये सारी जो लाइंस लिखी हैं, ये रोडोफाइसी के लिए हैं, लाल शैवाल के लिए हैं। अनावृत बीजी बीजांडकाय आवरण द्वारा संरक्षित रहता है, बिल्कुल न्यूसेलस के चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है। वो कवरिंग किसकी है? अध्यावरण की कवरिंग है। तो भाई आवरण के द्वारा संरक्षित है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या पाए जाते हैं? अध्यावरण। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट की सही से व्याख्या भी करती है। मॉर्फोलॉजी अध्ययन के लिए एक पौधे का वर्णन किस तरह से किया जाए कि उसके मॉर्फोलॉजी के अध्ययन को हम आसानी से कर सकें? तो सबसे पहले हमें जानना होता है स्वभाव, हैबिट को जानना होगा, फिर वानस्पतिक लक्षण को जानना होगा, और फिर लास्ट में देखेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो दैट इज आंसर हमारा रहेगा बी। यहां सीक्वेंस याद रखना होगा हमें कि जैसे पहले में पुष्पी लक्षण शुरुआत में दे दिया, तो पुष्पी लक्षण यहां शुरुआत में रहने वाला नहीं है दोस्त। तीसरे में वानस्पतिक लक्षणों को पहले दिया, वो भी यहां गड़बड़ हो जाएगी। तो आंसर रहेगा हमारा बी। सबसे पहले हैबिट या स्वभाव, फिर वानस्पतिक लक्षण, और लास्ट में आएंगे पुष्पीय लक्षण। किस प्रकार के प्लेसेंटेशन में बीजांड अंडाशय की भीतरी दीवार पर परिधि भाग में लगे होते हैं? आंसर रहेगा भित्ति या पैराइटल बीजांड विन्यास, जिसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जीमोन। एक संघी पुंकेसर, तो दोस्त हमें याद है जो गुड़हल होती है उसमें, और गॉसिपियम में बी एंड सी, इनमें एक संघी या मोनो एडल्फस कंडीशन पाई जाती है। यहां पर ये जो डायग्राम दिया है इसमें यदि देखें 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5, सॉरी टोटल यहां भी 5, 1 2 3 4 5, मतलब सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो 5 की संख्या में हैं। और ऐसा होता है सब्जी कुल में, या जिसे हम बोलते हैं सोलेनेसी। दिए गए चित्र के लिए गलत कथन हमें पहचानना है। डी भ्रूणपोष है, ट्रिप्लॉइड रहेगा, या ए भ्रूणपोष है। डी तो उसकी वो लेयर हो गई
तो डी एक ट्रिप्लॉइड संरचना है, बिल्कुल सही है। बी एक बड़ा बीज पत्र है, स्क्यूटेलम बोलते हैं, ये भी सही है। सी के द्वारा प्रांकुर चोल, नहीं भाई, सी जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मूलांकुर चोल को, तो यहां पर स्टेटमेंट सी जो है वो यहां पर गलत हो रही है, तो दैट इज वही गलत हमें पहचानना था, तो आंसर रहेगा हमारा सी। यहां पर ये जो डायग्राम दिए हैं उसमें से ये है एकांतर पर्णविन्यास, ये सम्मुख, और ये चक्राकार पर्णविन्यास। जो एकांतर पर्णविन्यास होता है उसमें एक नोड पर केवल एक पत्ती होती है। इनका यहां कहना है एक नोड पर कितनी पत्तियां हैं, 2, गलत हो गया भाई। बात करें सी की, सी प्रकार के पर्णविन्यास में एक नोड पर केवल एक पत्ती उत्पन्न हो रही है, जबकि सी चक्करदार या चक्राकार है जिसमें एक नोड पर 2 से ज्यादा पत्तियां पाई जाती हैं। बात करें यहां सी ऑप्शन की, जो स्टार्ट हो रहा है बी से, बी में भी उसी प्रकार का पर्णविन्यास पाया जाता है जो अल्स्टोनिया में है। नहीं भाई, नीरियम व अल्स्टोनिया, कनेर व अल्स्टोनिया में ये चक्राकार पाया जाता है। ए में सूरजमुखी के समान पर्णविन्यास, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये है एकांतर, और एकांतर का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज, तो सनफ्लावर यहां आ जाएगा। दैट इज हमारा आंसर रहेगा कि ए में सनफ्लावर के समान पर्णविन्यास की व्यवस्था है। ये जो डायग्राम यहां दिया है इसकी लेबलिंग को पहचानना है, तो ए जो है ये हो जाएगी हमारी एडेक्सियल सरफेस, एडेक्सियल एडेक्सियल। बी जो है वो एबेक्सियल सरफेस होगी। सी जो है ये रहने वाला है जाइलम, तो यहां पर ये जाइलम दिया है, दैट इज आंसर हमारा रहेगा यहां पर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं। खालिस्तान के दौरान कोशिकाओं से पार्श्वी मूल और वास्कुलर कैम्बियम, तो हम सभी जानते हैं ये सारी चीजें द्वितीयक वृद्धि के दौरान होती हैं। तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान अब जो पार्श्वी मूलें निकलती हैं वो निकलती हैं पेरिसाइकिल या परिरंभ से, तो आंसर रहेगा हमारा डी। पैसेज सेल या पथ कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं हैं, प्रोटोजाइलम में जल व खनिज लवणों के परिवहन को सुगम बनाती हैं। दोस्त, ये पैसेज सेल पाई जाती हैं एंडोडर्मिस पर, और मेनली मिलती कहाँ है, जहां पर सुबेरिन का जमाव नहीं होता वाटर डैम एयर चेक लेयर के रूप में, या जहां पर कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती वहां पर ये हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 110, खालिस्तान की अर्ध तरल प्रकृति, हम जानते हैं लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति होती है, और उस प्रकृति के कारण जो दोहरी परत है उसके भीतर प्रोटीन पार्श्वी गति या लेटरल मूवमेंट करते हैं। दैट इज हमारा आंसर यहां पर रहेगा बी। 111 पर आते हैं, लाइसोसोम। भाई ये तो एकल झिल्ली आवृत है, मतलब पहले ही स्टेटमेंट तो गलत हो गई, इसमें प्रोटीएज पाए जाते हैं, बी भी गलत हो गया। हाँ, ये जरूर सही रहेगा, यह साइटोप्लाज्म की तुलना में कम पीएच, क्योंकि हम जानते हैं पीएच इक्वल टू 5 या अम्लीय पीएच पर ही लाइसोसोम काम करते हैं, तो हमारा आंसर यहां रहेगा सी। यह पौधों की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा, नहीं, ये मेनली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, तो आंसर रहेगा यहां सी। क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है 1, और मीजोफिल में होती है 20 से 40, दैट इज आंसर रहेगा हमारा डी। गुणसूत्र का उपग्रह या सैटेलाइट एक छोटे खंड के रूप में हम सभी जानते हैं कि ये हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। द्वितीयक संकीर्णन के बाद जो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट कैसे बना, क्योंकि कुछ गुणसूत्र जैसे 13, 14, 15, 21 और 22 नंबर जो मनुष्य के हैं, इनमें एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाता है, जबकि बचे हुए गुणसूत्रों में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं पाया जाता, और जब द्वितीयक संकीर्णन नहीं पाया जाता तो उनमें कोई सैटेलाइट भी पाया नहीं जाता। तो सैटेलाइट के मिलने का रीजन क्या है, सैटेलाइट के मिलने का रीजन है द्वितीयक संकीर्णन, तो दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी सही कर रहे हैं।
दैट इज आंसर हमारा रहेगा ए। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है माइकोप्लाज्मा में, बिल्कुल सही है। ये केवल प्राणियों में रोगजनक है, गलत। एनिमल्स में भी और प्लांट में भी रोगजनक है। प्राणी मीन्स एनिमल, उसके साथ साथ प्लांट के भी पैथोजन है। ये अविकल्पी वायुवी हैं, जबकि हम जानते हैं ये तो अवायवी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह जाते हैं। हाँ, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो यहाँ टोटल 2 स्टेटमेंट सही हैं। आंसर रहेगा हमारा ए। फॉस्फेट, सल्फेट आदि जैसे अकार्बनिक यौगिक जो जीवित ऊतक को ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल में पीसने के बाद फिल्ट्रेट में उपलब्ध होते हैं, वे क्या दर्शाते हैं? वे अम्ल घुलनशील अंश को दर्शाते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल को दर्शाते हैं। प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर क्या दर्शा रहा है? वो है तृतीयक संरचना या टर्सरी स्ट्रक्चर। तेल का गलनांक कम होता है, बिल्कुल सही है, और इसीलिए कमरे के तापमान पर वे तरल अवस्था में पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन है कि तेल जो है उनमें मेनली असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, और असंतृप्त वसा अम्लों के कारण ये जो अणु हैं, इन अणुओं की सघन पैकिंग या क्लोज पैकेजिंग को रोका जाता है, जिससे गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है, वो क्या हो जाता है? कम। तो दोनों कथन सही हैं यहाँ पर, ए बा वी या फर्स्ट व सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्या रहने वाली हैं? सही। कौन पादपों में सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? हम जानते हैं अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं, ये सेकेंडरी नहीं है। बेटा यदि मैच द कॉलम करें विषाक्त या टॉक्सिन तो इसका आएगा एब्रिन आर। ड्रग्स की बात करें तो आर के बाद आ जाएगा एस, बिनब्लास्टिन। आवश्यक तेल में नींबू घास तेल, एल्कलॉइड में आ जाएगा मॉर्फिन, पी, आरएसक्यूपी। आंसर रहेगा हमारा ए। 20 गुणसूत्र वाली एक अगुणित कोशिका एक हैप्लॉइड सेल है और मेटाफेज हो रहा है, तो मेटाफेज में समजात गुणसूत्रों के कितने जोड़े बनेंगे? दोस्तों समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं द्विगुणित कोशिका में। चूंकि ये अगुणित कोशिका है इसलिए इसमें समजात गुणसूत्र का कोई जोड़ा बनने वाला नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के पश्चात कोशिका में 23 गुणसूत्र हैं और डीएनए की मात्रा 1 सी है। तो मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम तो रहेंगे 23 ही, लेकिन मियोसिस 1 के बाद जितना डीएनए हमें मिलता है, मियोसिस सेकंड के बाद डीएनए आधा हो जाता है। तो चूंकि मियोसिस सेकंड के बाद डीएनए की मात्रा हमें 1 सी मिली है, तो अब यहां पर वो मात्रा मियोसिस फर्स्ट के बाद रहने वाली होगी 2 सी। आंसर रहेगा हमारा सी। डिप्लोटीन अवस्था का प्रारंभन कब माना जाएगा? तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन या डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसी को मानते हैं डिप्लोटीन का अंत। मियोसिस विभाजन के समय की घटनाएं, तो भाई सबसे पहले तो यहां होगा डीएनए रेप्लिकेशन, तो आ जाएगा बी। रेप्लिकेशन के बाद होगा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन या गुणसूत्रों का संघनन। फिर यहां पर देखें तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोफेज फर्स्ट में होता है, ठीक है, जिसके दौरान क्रॉसिंग ओवर होने वाली, तो BAE आ चुका है, ठीक है। फिर यहां पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा डी। स्पिंडल फाइबर जमा होना चालू हो चुके हैं सी। फिर आ जाएगा हमारा समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण जी। फिर एफ क्रोमेटिड का पृथक्करण जो मियोसिस सेकंड में होगा, और फाइनली बनेंगे कोशिकाओं के चतुष्ट या एच, तो BAE-DC, BAE ये हमारा आंसर आ रहा है BAE, DC। फिर आ रहा है GFH, ये गलत हो गया, आंसर रहेगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 124, क्रांज एनाटॉमी। तो सबसे पहली चीज तो मोटी दीवारें चाहिए, तो मोटी दीवार, पतली, मोटी, ये पतली। आंसर या तो है ए या फिर है सी। और मोटी दीवारों के साथ यहां पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस पाया नहीं जाता, कोई अंतरकोश की स्थान नहीं पाया जाता, और बड़ी संख्या में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर रहेगा हमारा ए। अभिकथन ए, जब CO2 व O2 लगभग बराबर होते हैं तो जो रुबिस्को है
वो CO2 से अधिक बंधुता दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रुबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। उसमें CO2 व O2 दोनों से जुड़ने की क्षमता तो है, लेकिन जुड़ेगा कब? जब O2 की सांद्रता ज्यादा और CO2 की सांद्रता कम हो। जब टेम्परेचर ज्यादा हो, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो, उस समय O2 से जुड़ेगा। सामान्य परिस्थिति यदि है CO2 O2 बराबर हैं, तो वो हमेशा जुड़ेगा CO2 से। क्यों जुड़ेगा CO2 से? क्योंकि उसकी CO2 के प्रति अधिक बंधुता या अधिक आत्मीयता है। तो दोनों कथन सही हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी है। यहां हमें कौन सा कथन सही है ये पहचानना है। तो जेड सीम में केवल PS1 होता है, गलत। जेड सीम में PS1 PS2 दोनों होते हैं। हाँ, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में केवल PS1 है, ये स्टेटमेंट सही हो गई। साइक्लिक में ATP NADPH2 बनते हैं, गलत। साइक्लिक में केवल ATP बनेगा। स्ट्रोमा लैमेली में PH2 व NADP दोनों ही नहीं पाए जाते, क्योंकि वे पाए जाते हैं कहां पर? ग्रेना लैमेली के ढके भागों पर। स्ट्रोमा लैमेली में ओनली PS1 मिलता है, उसमें केवल और केवल चक्री चलेगा। तो स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी बोथ आर करेक्ट। तो आंसर रहेगा हमारा डी, सही पूछा है। कितने कथन सही हैं? तो बी व डी, ये दो कथन सही हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया में कहां पर फोटोन की ऊर्जा अवशोषित होती है? तो फोटोन की ऊर्जा अवशोषित होती है एंटीना पर। और फिर इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं अभिक्रिया केंद्र से या रिएक्शन सेंटर से। दैट इज हमारा आंसर रहेगा ए। जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब हमें ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट ही करना है 3 PGA से। बेटा जब 3 PGA और उसके भी एक अणु से स्टार्ट करोगे तो एक कंडीशन आएगी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इससे बनेगा पायरुविक एसिड। यहां एक ATP ले लेना। पायरुविक एसिड से बनाना एसिटाइल कोएंजाइम A, यहां पर आ जाएगी 3 ATP। और एसिटाइल कोएंजाइम A से पूरी क्रेब्स साइकिल चलाना, तो यहां आ जाएगी 12 ATP। तो 12 3 15 और एक 16 ATP। आंसर रहेगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 129, पौधों में गैसीय विनिमय के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते, बिल्कुल सही है। और पौधे गैसों के आदान प्रदान के लिए स्टोमेटा और वातरंध्र का उपयोग करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। मैच द कॉलम या TCA साइकिल के बारे में पूछा है कि वो कहां से स्टार्ट होती है। तो TCA साइकिल के लिए हमें चाहिए एसिटाइल समूह, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और चाहिए हमें वाटर। ठीक है। थाइलेकॉइड झिल्ली में आचक्रीय इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो रेडॉक्स क्षमता पैमाने के संदर्भ में नीचे की ओर होती है, बिल्कुल सही चीज है ये। और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से गुजरते समय इलेक्ट्रॉनों का उपयोग नहीं होता और वे किसको दे दिए जाते? PS1 को। बेटा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, परंतु यहां पर वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर रहेगा बी। गलत कथन हमें पहचानना है। पॉलीसाइफोनिया जो कि एक रेड शैवाल है, रेड अलगी है, वो एक कशाभिक युग्मक उत्पन्न करती है, गलत। उसके जो गैमीट्स हैं वो akशाभिक होते हैं। भूरे शैवाल में द्विकशाभिक चल बीजाणु पाए जाते हैं, सही है। मार्केंसिया जेमा कप सही है। क्लोरेला एक कोष की शैवाल है, ये भी सही है। तो गलत कथन पहचानना था, ए गलत है। दैट इज हमारा आंसर भी रहने वाला है ए। न्यूक्लियोलस के लिए सही कथन, न्यूक्लियोलस में तो RRNA का संश्लेषण होता है, ये गलत हो गया। RRNA से बनेगा राइबोसोम, तो वे कोशिकाएं जो सक्रिय रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, उन कोशिकाओं में आकार में बड़े और संख्या में अधिक न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 134 पर चलते हैं। एक व्यक्तिगत में एक विशिष्ट लक्षण के लिए प्रत्येक युग्मक केवल एक एलील रखता है, बिल्कुल सही है। माइटोसिस की एनाफेज के दौरान जो गुणसूत्र बिंदु है वो टूटता है। यहां पर इनने इंग्लिश में लिख दिया है कि क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम स्प्लिट। नहीं, क्रोमेटिड्स स्प्लिट नहीं होते हैं। पहले स्प्लिट क्या होगा? अपना गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। उसकी स्प्लिटिंग से
क्रोमेटिड जो हैं, आधे आधे गुणसूत्र जो हैं वो पृथक हो जाते हैं। तो कथन ए तो सही है, लेकिन कथन बी जो है वो असत्य है। तो आंसर रहेगा हमारा ए। दिए गए आरेख में ये जो डायग्राम सी बना है, सी में ये सी एक छोटा सा छिद्र है जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। तो आंसर रहेगा हमारा डी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।